Hello friends, this is Kush Channa and once again welcome back to Channa Coaching Classes। तो सबको सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम जी। और आज हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे पास बुक है वीके पब्लिकेशन की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स टी आर जैन एस सी अग्रवाल की। सो ये आपको इजीली बुक में मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी बुक शॉप पर अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो मेरे पास टी आर जैन की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक है, बीबीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, जो कि एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये दिस इज वेरी गुड बुक फॉर स्टैटिस्टिक्स। सो इसमें से आज हम अपना चैप्टर 1 कवर करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम बताया गया ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बीबीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस दिया गया स्टैटिस्टिक्स का। जिसने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। और इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें बताया गया है कि जैसे कि इंट्रोडक्शन में एन एजुकेटेड सिटीजन नीड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स टू फंक्शन इन अ वर्ल्ड दैट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमारे जो वर्ल्ड है पूरा स्टैटिस्टिकल टूल के एक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम अपने क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो कि एक प्रॉपर फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 kg शुगर है, 10 kg राइस है, तो हम उसको क्वांटिटी में मेजर करते हैं। तो इस सब की चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए कोई डेटा है या फिर इसके ऊपर एनालिसिस करना है, तो उन सब की जो हम एनालिसिस करते हैं या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करके अपने कोई डिसीजन मेकिंग टूल्स का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसका ओरिजिन क्या है स्टैटिस्टिक्स का? द टर्म स्टैटिस्टिक्स हैज इट्स ओरिजिन इन लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और द जर्मन टर्म स्टैटिस्टिक। तो इसमें हमारे पास बताया गया कि इसका जो मतलब लैटिन वर्ड स्टेटस से आया और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से मिलकर ही हमारा जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया मेनली। तो हम आगे पढ़ेंगे इसका जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। So meaning of statistics, broadly speaking, in the term of statistics, it has been generally used in the two terms, plural sense और singular sense। जैसे कि हमारा न्यूमेरिकल फैक्ट्स का डेटा हम स्टडी करते हैं या फिर सिंगुलर सेंस में स्टडी करते हैं, तो इसमें बताया गया जैसे कि हम डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन, प्राइसेस एक्सेट्रा, हम किसी भी उत्पादन से रिलेटेड इसमें स्टडी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। किसी की आय से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर मतलब जो व्यय कर रहे हैं हम किसी चीज के ऊपर, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, और प्राइसेस मतलब किसी चीज की कीमतों के ऊपर एनालिसिस करना। तो हम स्टैटिस्टिक्स में यही कुछ पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें से 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन एनईपी के अकॉर्डिंग बीबीए फर्स्ट ईयर के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फाइनल पेपर में जरूर मिलता है। तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल को डिटेल में करेंगे। तो हम इस चैप्टर को, पूरे कंप्लीट चैप्टर को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आगे हम चलते हैं, हमारे पास दे रखा है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन दे रखी है दो सेंस में। फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल सेंस में, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा या फिर न्यूमेरिकल फैक्ट्स के अंदर इसकी स्टडी करना। Statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in the relation to each other। इसमें बताया गया कि हम किसी डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर इंक्वायरी या फिर प्लेस्ड करते हैं, जिससे कि हम रिलेशन चेक करते हैं ईच अदर, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट से रिलेटेड या फिर क्वांटिटेटिव डेटा दे रखा है। दूसरी में बता रखा है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स एंड टेक द फॉर्म इन द काउंट्स और मेजरमेंट, जो कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम काउंट या फिर मेजरमेंट में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के 10th स्कोर आया या फिर 10th रैंक आया है रिजल्ट में, यूजीसी नेट में इसने इंडिया में 35th रैंक लिया, तो ये सब हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल फैक्ट डेटा से रिलेटेड जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारा क्या है, प्लूरल सेंस है। तो डेफिनेशन हमारी दो तरीके से ही होती है, एक सिंगुलर सेंस में, एक प्लूरल सेंस में। तो हम दोनों में, जैसे प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ हम इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स और एट्रीब्यूट्स भी पढ़ेंगे, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स जो पेपर में जिसके नाम से आता है क्वेश्चन। हमने प्लूरल सेंस की डेफिनेशन सीखी न्यूमेरिकल डेटा की। तो न्यूमेरिकल डेटा के स्टैटिस्टिक्स में फीचर्स क्या है, तो ये मैं आपको बुक की फोटो साथ साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा से चलाकर देख सकते हैं। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, साथ साथ बीच में क्या है कि कुछ बच्चे लिखते रहते हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर कुछ यूज करते हैं नोटबुक का, तो उसको ना करें, पहले वीडियो को ध्यान से सुने, तभी हम उसको नोटबुक पे नोट करेंगे। कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तो आपको इन फ्यूचर वो काम आता रहेगा। तो मेन पॉइंट्स को डिटेल्ड में ना बता के सिर्फ इसका मीनिंग हिंदी में आपको बता दूंगा और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा पॉइंट को विद एग्जांपल। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को ध्यान से इसमें से सीख सकते हैं, और बाकी मैं डिटेल में इसको कवर कर ही दूंगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पेज का ले सकते हैं, ये नेक्स्ट पेज इस
तो फीचर्स बताए गए हमारे न्यूमेरिकल डेटा के अंदर। फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जो कि हमारा ये कि एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है कि गुच्छा। फॉर एग्जांपल इट इज स्टेटेड दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट इन द कॉलेज एंड हैज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, 300 स्टूडेंट्स इन आर्ट फैकल्टी, 400 इन कॉमर्स। तो ऐसे बताया गया कि हमारे पास जो जनसंख्या है कॉलेज के अंदर, जो व्यक्ति हैं या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो 1000 है। तो उसमें कितनी बॉयज की संख्या है, कितनी गर्ल्स की संख्या है, कॉमर्स फैकल्टी में कितने हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं। तो एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट मतलब गुच्छा, फैक्ट्स मतलब अलग अलग चीजें जिनके ऊपर हम अध्ययन करते हैं। तो एक उनका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, ये बंच है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो न्यूमेरिकल डेटा जैसे इसका नाम है उसी से क्लियर हो रहा है कि हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है डेटा। फॉर एग्जांपल हम किसी को कहते हैं कि वो रिच है, पुअर है, स्मॉल है, बिग है, अमीर है, गरीब है, छोटा बड़ा है, तो हम उससे मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी की हाइट कहते हैं 6 फुट 2 इंच है, कपिल देव की हाइट है ना, या हम बताते हैं कि इसका रैंक क्लास में 7th आया, इसने ब्यूटी कंटेस्ट में 2 गर्ल्स है, इसने गुड रैंक अचीव किया, इसने बैड रैंक अचीव किया। तो वो क्या है कि हम किसी को अगर नंबरिंग में देखते हैं या किसी को 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल फैक्ट्स में चेक करते हैं तो दैट इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। अमीर गरीब ईमानदार ऑनेस्टी ये सब चीजें हम न्यूमेरिकली फैक्ट्स में चेक नहीं कर सकते हैं, दैट इज अ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जैसे कि किसी की ईमानदारी चेक हो रही है या किसी की ब्यूटी कितनी है तो दैट इज अ क्वालिटेटिव फैक्ट, किसकी क्वालिटी कितनी है। तो हम इसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की चीजों की स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड, जो कि नंबरिंग से फैक्ट्स होते हैं। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लाइसिटी ऑफ कॉजेज, डिफरेंट डिफरेंट ये कारणों से हमारी डिपेंड करती है, जिससे प्रभावित होती है ये। सेवरल कॉजेज लाइक रिडक्शन इन सप्लाई, जो हमारी पूर्ति है सप्लाई उसमें कमी होना। इंक्रीज इन डिमांड, जो हमारी मांग है उसके अंदर बढ़ोतरी होना। शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन वेज, राइज इन टैक्सेस, कर के अंदर बढ़ोतरी होना, ये हमारा वेजेस होता है, वेतन के अंदर बढ़ोतरी होना। शॉर्टेज ऑफ पावर मतलब किसी की पावर के अंदर कमी होना। नेक्स्ट इज रीजनेबल एक्यूरेसी, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर प्रॉपर किसी चीज की रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या फिर कोई इन्वेस्टिगेटर है अपना डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन ही करेक्ट नहीं है तो रिजल्ट्स भी करेक्ट नहीं आएंगे। तो जितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए उतनी रीजनेबल एक्यूरेसी इसमें हो, ये इसका फीचर है। नेक्स्ट इज प्लेस्ड इन रिलेशन विद ईच अदर। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसकी हमने हाइट यूज कर ली, दूसरे का वेट नाप लिया, तो मतलब हाइट और वजन और मतलब उसकी कितना टोल है या उसकी कितनी हाइट है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का हमने मेजर किया कि उसका वजन कितना है और दूसरे का वजन कितना है, वो चीज हम इसमें मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, कि अगर हमने किसी चीज को कलेक्ट किया, डेटा को कलेक्ट किया, किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं हम, इसका डेटा हमने क्यों कलेक्ट किया, इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम किस लिए डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। एक पॉइंट है हमारा जैसे कि ये जैसे रिलेशन वाला था, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर एक दूसरे के साथ जो कंपैरिजन है, जैसे कि हाइट का या वेट का कर रहे हैं तो सबका पूरी स्टूडेंट जितने भी क्लास में सबकी वेट को ही मेजर करेंगे अगर उनको कंपेयर करना है तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। फॉर एग्जांपल कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की दिल्ली में रैली निकलनी है तो उसमें, या बम्बे में जा रही है तो वो 2 लाख व्यक्ति उस रैली में आ सकते हैं, तो वो क्या है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब अंदाजा लगाना, तो न्यूमेरिकल फैक्ट से हम अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जो हमारा डेटा है उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में हम कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल no conclusions are drawn from a statistics collected in the haphazard manner, and for instance data regarding the marks secured in the students in a college without reference the class subject examination maximum marks etc will be lead to the confusion। उसने बोला कि एक सिस्टमेटिक मैनर में हमारा डेटा कलेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10th क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट हो रहा है तो उसमें सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम 5 स्टूडेंट 10th के लेते हैं, 5 स्टूडेंट 5th क्लास के ले लेते हैं, दैट इज अ नॉट अ गुड साइन। तो उसमें क्या है कलेक्टेड एक सिस्टमेटिक मैनर में डेटा होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखी है डेफिनेशन दे रखी है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो इसमें बताया गया है statistics may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। जो इसमें बताया गया स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या है, एक कलेक्शन या फिर प्रेजेंटेशन और एनालिसिस और इंटरप्रेशन ऑफ डेटा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम +1 क्लास के अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं कि हम कोई डेटा को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करते हैं, तो उसी तरह से इसमें होता है
कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल है उसमें बताया गया कि डेटा को सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद न्यूमेरिकल का उसके बाद हम आंसर दे देते हैं। तो ये पिछला पेज है, इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इसके बाद हमारा आता है कि सिंगुलर सेंस जो चल रहा था उसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद आएगा हमारा फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और द साइंस और द स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड के इसके अंदर हमारी साइंस है जो उसके फीचर्स बताए गए स्टैटिस्टिक्स के। तो फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हमारे डेटा की सबसे पहले क्या बताई गई है, कलेक्शन है डेटा की। उसके बाद बताया गया कि हम डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करना हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए। जो हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम आगे से वर्क कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को एक वेल मैनर्ड में ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राइजेस में सारी गेहूं हो गया या फिर कणक होगी, जैसे कि वीट और राइस का डेटा अलग अलग कर देंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि हम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चों के कपड़े, बड़े के कपड़े मॉल में अलग अलग रखते हैं, उसको वेल मैनर्ड में डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। विल बी डेटा इंटेलिजिबल, ब्रीफ और अट्रैक्टिव। जैसे कि हमारा जो डेटा है आकर्षित दिखना चाहिए, टेबल्स की फॉर्म में होना चाहिए, डायग्राम की फॉर्म में और ग्राफ की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने डिमांड, सप्लाई और उसको एक प्रॉपर कॉलम्स के अंदर अलग अलग वे में डेकोरेट करके या फिर एक टेबुलर फॉर्म में स्केल और पेंसिल से लाइन लगा के क्वेश्चन को एनालिसिस करने की फॉर्म में तैयार कर लिया है। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ डेटा। कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, मेजर्स ऑफ वेरिएशन निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, रिग्रेशन निकालना है, टाइम सीरीज एनालिसिस है। वो सब हम किस तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं उस चीज को अप्लाई करेंगे। लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम रैंक कोरिलेशन वगैरह निकालते हैं, उसमें क्या है कि आंसर जो है -1 से +1 के बीच में आना चाहिए, कैपिटल आर का। जैसे कि हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और दूसरा है हमारा स्पीयर्समैन रैंक मेथड। स्पीयर्समैन रैंक मेथड में क्या है कि -1 और +1 के बीच में आंसर आया तो हम डेटा को एट लास्ट इंटरप्रेट करके दिखाते हैं कि हमारा ये डेटा फाइनलाइज हो चुका है, इसका रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये कभी कभी पेपर में आता है, तो अभी जैसे कि 2025 में, जो मई 2025 में भी बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के पेपर हुए हैं एनईवी में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बता रहा है, सबसे पहले हम इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा आगे क्या बताया गया, लिमिटेशंस। तो एक स्कोप हमारा जो है इसका एक एरिया बताया गया है कि क्या क्या चीज इसमें हम कवर्ड करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये आएगा फर्स्ट में नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा आएगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसके जो लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, फंक्शन और जो टॉपिक्स दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बार बार आते हैं, तो वो टॉपिक्स हम इसके बाद आगे कवर करने जा रहे हैं। जब मैंने स्टार लगाया है, स्टार का मतलब है कि जो टॉपिक पेपर में ज्यादा आते हैं सबसे। फीचर्स इन द टर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, फीचर्स इन द टर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट इज फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, यूजेस, और अनदर इज लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और वन इज डिस्ट्रक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये शॉर्ट में आता है क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में या 3.5 मार्क्स में आता है। तो अभी हम ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के आज इसी लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, जिनके ऊपर मैंने स्टार लगाया है। तो हम फटाफट इनको जल्दी थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो इसके स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें आप साथ साथ ले सकते हैं। तो दिस वन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें बताया गया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव में फॉर एग्जांपल जैसे बताया गया है कि as the suggested, the descriptive statistics merely describe the data, consist of methods and techniques used in the collection, organization and presentation of data। means कि किस तरीके से हम statistics को describe करते हैं डेटा को। फॉर एग्जांपल कौन सी टेक्निक्स हम यूज करने जा रहे हैं, कलेक्शन को कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव के बाद आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि in the deal with the methods which helps in estimating the characteristics of a population or making decisions concerning a population on the basis of sample results, जो कि हमारे सैंपल्स में से रिजल्ट्स आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अपना पीएचडी कर रहे हैं, उसके लिए हम थीसिस लिख रहे हैं, तो उसमें हम एक सैंपल रिपोर्ट तैयार करते हैं अपने गाइड को दिखाने के लिए, है ना। तो उसमें क्या है कि वो सैंपल्स के जो रिजल्ट्स निकले हैं, उसमें जो आउटकम्स आई हैं, उसको देखकर ही हम सुधार करते हैं। तो उस चीज को एनालिसिस करना एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है हमारा, ठीक है। सो दिस इज फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो कार्य होते हैं मुख्य इसके वर्क्स होते हैं
हमारे स्टैटिस्टिक्स के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो पहला जो मुख्य कार्य है स्टैटिस्टिक्स का, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन नंबर्स। जो हमारे डेटा है वो सारा नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ABCD या कुछ ऐसा, गुड बैड ऑनेस्टी ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वीट 10 kg, अगले साल वीट की प्रोडक्शन 15 kg, नेक्स्ट ईयर वीट की प्रोडक्शन 20 kg, ऐसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड फैक्ट्स में होना चाहिए डेटा। तो यही एग्जांपल इसमें लिखा गया, आप पढ़ना चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को एक सिंपल तरीके से वेरीफाई करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए डेटा, मतलब सिंपल सा दिखना चाहिए। जैसे कि हमने क्या करा कि 2010 की प्रोडक्शन को मेजर किया, 2011, 12, 2013 सारे ईयर्स की प्रोडक्शन को मेजर करेंगे किस तरीके से कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की प्रोडक्शन और सेल्स में से मतलब चेंजेस को चेक करना, प्रॉफिट को चेक करना, इस तरीके से हम डेटा को सिंपल प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करेंगे। एंड लार्ज इंडिविजुअल नॉलेज और एक्सपीरियंस, इसमें बताया गया कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के किसी एक नॉलेज और एक्सपीरियंस को हम क्या करते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक इंडिविजुअल नॉलेज और एक्सपर्टाइज, जो कि किसी चीज में एक्सपर्टाइज है। फॉर एग्जांपल कि हम क्लियरली किस चीज से क्या चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को नेशनल इनकम वगैरह वाला चैप्टर डिटेल में आता है, GDP वगैरह पढ़ना आता है, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन कितना हुआ, कृषि भूमि से रिलेटेड कितना उत्पादन हुआ, हमारे देश की राष्ट्र आय कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, तो वो एक्सपर्टाइज से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है हमारे पास, इट कंपेयर्स फैक्ट्स। ये जो हमारे फिगर एंड फैक्ट्स आते हैं उसको कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल 2010 में हमने किसी चीज की प्रोडक्शन से मतलब गेहूं का उत्पादन किया, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है, उससे हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। 2010 के बाद उसने मेजर किया 2020 में, 2020 के बाद 2030 में उसने मेजर किया कि हमने किस तरीके से किस चीज का अप्लाई करके कितने फैक्ट्स को अपने कंपेयर किया कि कितनी प्रोडक्शन कितने कितने साल बाद हमारी इंक्रीज बढ़ती जा रही है, 1 साल बाद 2 साल बाद कितनी बढ़ रही है, उसको कंपेयर करेंगे फैक्ट्स को। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, है ना, उद्योग हैं, काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, तो उसमें क्या है कि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल हम मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी अपने देश के लिए बनाते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर डेटा को एनालिसिस करके उसकी रेलिवेंसी को चेक करके जो कंक्लूजन्स निकलते हैं उसके आधार पर हम अपनी नवी नीतियां बनाते हैं। नीतियां बनाना मीन्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। Next important function of statistics is it helps other sciences in testing their laws. For example, law of demand है, लॉ ऑफ सप्लाई, केन्स थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की जो थ्योरी दी थी केन्स ने। इकोनॉमिक्स जब आप डिटेल में करते हैं, BA MA में पढ़ते हैं और जैसे कि BCom में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो उसमें काफी डिटेल्ड में होती है, क्लासिकल थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी होती है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये थ्योरीज होती हैं। ये सारा हम क्या होता है, इन टेस्टिंग ऑफ लॉज किसकी हेल्प से किया जाता है, स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालिसिस करके ही हम अपने टेस्ट करते हैं लॉज को। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे उसके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अपना कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, तो उसी क्वेश्चन को हमने न्यूमेरिकली चेक करने के लिए दोबारा हमने कौन सा मेथड लगाया, स्पीयर्समैन रैंक मेथड लगाया। तो उससे हमने दोनों का डेटा को, आंसर को चेक करके मैच किया कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है या चेंज आ रहे हैं, यस और नो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसका हमारे को आंसर करना होता है, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। अनदर इज इट हेल्प्स ऑन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब अनुमान लगाना भविष्य के बारे में। तो उसने कहा कि किसी चीज का हमारे को अनुमान लगाना है कि दैट इज फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कैन बी मेड विद रिगार्ड टू चेंजेस इन फ्यूचर फूड प्रोडक्शन एंड सप्लाई ग्रोथ ऑफ सब पॉपुलेशन एक्सेट्रा इज द 5 ईयर प्लान इन इंडिया। भारत देश में जो 5 ईयर प्लान लागू किया गया था हमारे भारत देश की आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसमें बताया गया कि हमारे फूड के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, उत्पादन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे। तो किसी चीज की फोरकास्टिंग करना या अनुमान लगाना, तो उसमें भी हमारा स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। इट एनेबल्स रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे कि इसमें बताया गया है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग रैपिडली कैन नॉट बी fully realize the gravity of situation in the numerically population. India's increases rate of 1.30 crore annually with the equal to entire population of Australia। जैसे कि हमने अपना मैग्नीट्यूड चेक करना है, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, बाकी देशों के मुकाबले हमारा देश कितनी जल्दी जनसंख्या को आगे बढ़ा रहा है, कितने गुना, तो उसको चेक करने के लिए भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज होता है।
ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट वर्क के नाम से पेपर में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके नाम से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द कंडेंस्ड फॉर्म, कि कंडेंस्ड फॉर्म में हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स और हैप्पीजेड फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दो बैट्समैन हैं, बल्लेबाज हैं ए और बी, तो उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है हमारे को, तो हम उसके लिए मीन निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। तो हम एक सिंपल फॉर्म में डेटा को अरेंज करेंगे, एक्स की लाइन वाई की लाइन ऐसे अरेंज करेंगे, फिर उसमें हम अपना एनालिसिस करते हैं टेबल ऑफ कैलकुलेशन प्रॉपर बना के। नेक्स्ट इज यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका नाम है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन बोलते हैं यूजेस को, सिग्निफिकेंस बोलते हैं, इंपॉर्टेंस को, नीड भी बोल सकते हैं इसको, कि ये नीड के नाम से भी पेपर में आ सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है फंक्शंस वाला, मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शंस, यूजेस, इंपॉर्टेंस और इसकी लिमिटेशंस, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इंपॉर्टेंस में हम अपने आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड करके भी इसकी एप्लीकेशंस को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को जोड़ दिया, एडमिनिस्ट्रेटर और इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वेलफेयर वगैरह की एक्टिविटीज हैं स्टेट के अंदर चलती हैं, उनसे रिलेट किया, तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस इन द बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरलिस्ट और द फील्ड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में और औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापार में, बिजनेसमैन के लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस अपनी प्ले करता है, कि कोई एक व्यापार करने वाला व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो चेक करता है कि मेरी पिछले साल इतनी प्रोडक्शन हुई थी, मैंने इतनी सेल्स करी थी, तो सेल्स में से जो उसकी लागत लगी उसने कॉस्ट माइनस करी, तो इतना प्रॉफिट हुआ 2019 में, देन 2020 में इतना प्रॉफिट हुआ, 21 में, 22 में, तो उसने इस चीज का एनालिसिस किया, किसकी मदद से किया, स्टैटिस्टिक्स की मदद से किया। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बताया गया इंपॉर्टेंस का, इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी हम अपनी, जैसे कि किसी चीज की कंजम्पशन चेक करनी है कि कितनी यूजेज हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड, फॉर एग्जांपल जैसे कि डिमांड कम होएगा तो सप्लाई बढ़ेगी, देन डिमांड इंक्रीज होएगी तो सप्लाई डाउन हो जाएगी, तो वो सारी चीजें चेक करने के लिए हमारे को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। स्टैटिस्टिक्स खुद एक इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आता है, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए में, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ही पार्ट है सारे, इंडियन डेवलपमेंट जो कि आप प्लस वन प्लस टू में बुक पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे इसी के पार्ट है, जो कि अब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स को प्लस वन में कर दिया गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन डेवलपमेंट को प्लस टू में कर दिया गया है। तो ये सारा क्या था, पहले प्लस वन प्लस टू में, प्लस वन में आती थी इंडियन डेवलपमेंट की बुक आती थी, और साथ में क्या था, स्टैटिस्टिक्स, और प्लस टू में होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसने बोला कि जैसे हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजम्पशन, फंक्शन, ये सारे जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने न्यूमेरिकल फैक्ट्स का एनालिसिस करते हैं, डिमांड कम हो रही है, बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, परसेंटेज मेथड लगाते हैं, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो ये सारा वही बताया गया कि इकोनॉमिक्स में भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस फॉर पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल फील्ड्स, राजनीतिक क्षेत्र में और राजनीतियों में ये हेल्प करता है कि हमारी पर्टेनिंग स्टैटिस्टिकल पर कैपिटा इनकम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितनी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना है, ब्लैक मनी कितनी है, पब्लिक डेट कितनी है देश के कंट्री के अंदर, उन चीजों को चेक करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस फॉर सोशल रिफॉर्मर्स और इन द सोशल फील्ड, सामाजिक क्षेत्र में और समाज में, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स आल्सो, समाज क्षेत्र से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए भी सांख्यिकी की जरूरत होती है। सांख्यिकी मींस स्टैटिस्टिक्स। टू सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू सच सोशल इविल्स ऑफ डॉरी, अल्कोहलिज्म, गैम्बलिंग, डाइवोर्स एक्सेट्रा, जैसे कि किसी का तलाक की बात हो रही है, गैम्बलिंग मींस जुआ की बात हो रही है ना, किसी डोरी से रिलेटेड, डोरी मींस जो कि हमारे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है उसको हम बोलते हैं डॉरी, ठीक है। तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोशल फील्ड में भी, हमने इसको अलग अलग सब्जेक्ट से ही रिलेटेड किया या मैटर से रिलेटेड किया, उसी को इंपॉर्टेंस बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इस पेज का ले सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च, विज्ञान और रिसर्च की क्षेत्र में भी हमारा स्टैटिस्टिक एक अच्छी भूमिका या रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसका पॉइंट, इन इम्पोर्टेंस फॉर बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर में, जैसे कि हमारे पास टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कितने हैं, डिमांड डिपॉजिट कितने हैं, और क्रेडिट मींस उधार कितना है हमारे पास,
उस चीज का भी एनालिसिस करने के लिए कि कितनी किसने टर्म डिपॉजिट करी, कहीं ना कहीं हम टेबल बनाएंगे, कोई ना कोई चार्ट बनाएंगे कि किसी ने कितना पैसा डिपॉजिट किया है। तो उस एनालिसिस के लिए भी हमारे को स्टैटिस्टिक्स की नीड होती है। इम्पोर्टेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी होगी जैसे कि कोई एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ टेबल्स, की एक लाइफ टेबल से इतनी उम्र तक व्यक्ति मरेगा तो हम अनुमान लगाते हैं कि इतने बंदों को हम इतने इंश्योरेंस का पैसा देंगे, इतनी हमारे को कलेक्शन करनी है, ये सारी उसमें भी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि मेल और फीमेल कितनी स्टडी कर रहे हैं, पुरुष महिलाएं के बीच में मतलब क्या हो रहा है कि आजकल इक्वल है। अब फॉर एग्जांपल BBA MBA के कोर्सेज हैं, उसमें क्या है कि मेल कम स्टडी कर रहे हैं और फीमेल आजकल ज्यादा पढ़ रही हैं। तो पहले पुरुष को ज्यादा प्रधान माना जाता था, उनको ज्यादा एजुकेशन दी जाती थी और फीमेल्स को कम दी जाती थी। अगर हम एजुकेशन के फील्ड में भी चेक करना चाहते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज में कितने स्कूल हैं, कितने बच्चे हैं, लिटरेसी रेट क्या है, पढ़ने लिखने वाली कितनी जनसंख्या है, तो उसका एनालिसिस करने के लिए भी हमारे को स्टैटिस्टिक्स की नीड पड़ती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बताया गया है हमारे पास, इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक तौर पर हमारे देश के विकास के लिए हमने कोई प्लानिंग करनी है या फिर कोई हमने प्रायोरिटीज चेक करनी है प्लानिंग डिटर्मिनेशन के लिए, जो कि हम रिसोर्स एलोकेशन करते हैं कंट्रीज की, कि हमारे को लॉन्ग टर्म कंट्री के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन से प्लान्स की नीड है, सक्सेसिंग और फेलियर क्या है प्लानिंग के। तो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स और फिगर से ही हम इसको चेक कर सकते हैं। Next very important question is limitations, demerits or disadvantages of statistics. This is the long last topic of our chapter. इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो आज हमारा चैप्टर 1 इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बताया गया लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, जैसे कि हमारा सांख्यिकी है ये जो स्टैटिस्टिक्स, तो सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स का ही अध्ययन करता है, इसी की स्टडी के ऊपर फोकस करता है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, जो कि एग्रीगेट्स है हमारे, कि इसकी इतने मंथ की इनकम है, इसकी दूसरे बंदे की इतनी इनकम है, जैसे राम की इतनी पर मंथ की इनकम है, सोहन की इतनी है, तो हम सारे फैक्ट्स की ही स्टडी करते हैं। मींस एग्रीगेट काफी सारे फैक्ट्स होंगे तभी स्टडी की जाएगी। एक ही साल के प्रॉफिट को क्या हम उसी को ही लेके घूमते रहेंगे एनालिसिस, तो उसके ऊपर कर ही नहीं पाएंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि नोट द ओनली मेथड, कि इसमें क्या है कि सिर्फ एक मेथड नहीं है, इसमें कंक्लूजन्स भी प्राप्त होते हैं, आंसर भी हमारे निकलते हैं कि किस चीज का आंसर क्या है हमारे पास। लास्ट में हमने कोरिलेशन रिग्रेशन का एनालिसिस किया तो उसमें क्या चेंजेस हुए वो चेक करना। होमोजीनिटी ऑफ डेटा में बता रखा है कि एक डेटा जो है हमारा मस्ट बी यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होना चाहिए, कि एक समान होना चाहिए। यूनिफॉर्म कैसी होती है, स्कूल या कॉलेज के बच्चों की सेम सेम होती है सबकी। जैसे कि हमारा डेटा है कि एक क्लास का हमने ले लिया कि हाइट नाप रहे हैं, दूसरे का वेट नाप दिया, तीसरे में हमने डिमांड ले लिया, सप्लाई ले लिया, सब मिले जुले नहीं, आपस में अलग अलग है, तो इसके ऊपर एनालिसिस नहीं हो सकता। तो डेटा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2011 12 13 14 15 16 सब ईयर्स की क्या दे रखा है, या तो प्रॉफिट दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखी होगी, सबका सेम होना चाहिए, तो होमोजिनिटी होनी चाहिए डेटा के अंदर। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेज, कि मतलब अनुमान के आधार पर, एवरेज के आधार पर देखा जाए तो हमारे रिजल्ट्स ट्रू होते हैं। दे आर नॉट वैलिड ऑलवेज अंडर द कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर लॉ ऑफ फिजिकल साइंस केमिस्ट्री जो है अलग अलग रिजल्ट देते हैं। फॉर इंस्टांस इफ इट इज सेड टू द पर कैपिटा इनकम इन द इंडिया इज रुपीज 6000 पर मंथ, इट डज नॉट मीन दैट द इनकम ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन इज रुपीज 6000 पर एनम। कि इसमें बताया गया है कि किसी की पर एनम इनकम इतनी है व्यक्ति की, तो पूरे देश में हर व्यक्ति की जरूरी तो नहीं है कि इनकम इतनी होगी, पूरे इंडिया की निकाल ली तो एक एवरेज बेसिस पे हमारे को रिजल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी प्रूव रॉन्ग, जब तक हम किसी चीज का रेफरेंस कंक्लूजन नहीं देंगे लास्ट में कि कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आनी चाहिए और ये आ चुकी है, हमने लास्ट में निष्कर्ष नहीं दिया, कंक्लूजन नहीं दिया, तो उसमें क्या है कि हमारे रिजल्ट्स रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं विदाउट कंक्लूजन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें बताया गया कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स, जो स्टैटिस्टिकल है ये एक एक्सपर्ट के द्वारा यूज किया जाएगा, जिस बंदे को पता ही नहीं है कि कोरिलेशन रिग्रेशन क्या है, कैलकुलेशंस क्या है हमारे पास। ठीक है, और हम टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर का एनालिसिस तभी कर सकते हैं जिस पर्सन को इसकी प्रॉपर नॉलेज होगी। तो यूज्ड बाय एन एक्सपर्ट ओनली। मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल, स्टैटिस्टिक्स का मिस यूज भी हो सकता है कि एक डेटा हमने किसी को एनालिसिस करने के लिए दिया या उसने कहीं और भेज दिया, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कई लोग कहते हैं कि इसमें जैसे स्टैटिस्टिक्स लाइक अ क्ले ऑफ विच यू कैन मेक गॉड और डेविल, या भगवान बना दो या शैतान बना दो, क्ले की तरह है, मतलब कई लोगों का ऐसा मानना है, हम इसमें भी पढ़ेंगे डिस्ट्रक्ट वाले टॉपिक में। तो ओनली मीन्स एंड नोट अ सोल्यूशन,
कि एक प्रॉपर तरीके का सोल्यूशन नहीं है, इसे मतलब एक अंदाजा लग सकता है कि ये चीज हमने इस चीज में स्टडी करी है। तो इस पेज का आप स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फर्स्ट का इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर, इसका आखिरी टॉपिक है डिस्ट्रक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये शॉर्ट में आता है, 3.5 मार्क्स में पेपर में आता है कई बार। ये हमारा इस चैप्टर का आज का आखिरी टॉपिक है। सो in spite of unusefulness of statistics and the confidence of people in the efficacy, some people having misgivings about the destructed। कई लोग क्या है कि स्टैटिस्टिक्स को अच्छा नहीं मानते हैं, उनका कुछ अलग अलग मतलब इसके खिलाफ वो है, या इसकी फेवर में या ना फेवर में कुछ कुछ अपने तर्क है, या मतलब कुछ उन्होंने कुछ इसके बारे में कहा है। तो कुछ लोग इसको मानते नहीं, उनका विश्वास नहीं है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो कई लोगों के वर्ड्स क्या है इसमें बताया गया, स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइज, मतलब एक झूठ का इंद्रधनुष है स्टैटिस्टिक्स, ऐसा बोला गया है। स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड्स, मतलब ये गलत चीजों का ही मतलब एक टिश्यूज है। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, कई लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स तो कुछ भी प्रूव करके रख देती है, जिनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, कुछ भी प्रूव कर देती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, कुछ भी प्रूव नहीं करके दिखाती स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स लाइक अ क्ले ऑफ विच यू कैन मेक अ गॉड और इविल यू एज प्लीज। तो इसमें बोला गया कि जैसे कि हम कई लोग बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक क्ले की तरह है, क्ले से जिससे हम खिलौने वगैरह वो बनाते हैं, छोटे छोटे गुड्डे। तो वो क्या है, क्ले बना, हम उससे गॉड बना ले, भगवान बना ले, चाहे शैतान बना ले, कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो कई लोगों का मानना है। तो इसको रिमूव करने के लिए रिमेडीज दे रखी हैं, कुछ इतनी पेपर में आती नहीं है बट रीड कर सकते हैं हम इसको, कि इस रिमेडीज को रिमूव, डिस्ट्रक्ट को रिमूव करने के लिए कुछ ओवरकम्स बोल सकते हैं हम, या फिर रिमेडीज बोल सकते हैं, मीन्स बाहर निकलने के रास्ते। तो कंसिडरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिटेशंस, स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। नो बायसनेस। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट, इसको यूज करने के लिए सिर्फ एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। तो ये आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर देना। और इससे रिलेटेड जो भी मैं स्टैटिस्टिक्स की वीडियो फर्दर अपलोड करूंगा, अलग अलग चैप्टर की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस मेरे चैनल पर जाकर आप चांदना कोचिंग क्लासेस में सर्च करके उसमें वीडियोस की प्लेलिस्ट होती हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं और इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। उस प्लेलिस्ट में आपको मेरी काफ़ी सारी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। जैसे जैसे मेरे पास टाइम पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आप सबके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, ऑपरेशन रिसर्च, यही मेरे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। सो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर खत्म हुआ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर बीबीए सिलेबस, ये आपकी स्टैटिस्टिक्स जो है बीबीए, बीकॉम, बीसीए और कई बार एमकॉम, एमबीए में भी आती है, तो उसमें सारे चैप्टर्स होते हैं, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।